एक मछली के कारण पूरे तालाब का मछली खराब हो रहा, तो एक मछली को उठा करके फेंक दिया जाए। कुछ बच्चा ऐसा या कुछ हो नहीं पढ़ा, बोला मैडम डायरेक्ट हमको क्वेश्चन में एक व्यवस्था करा दीजिए ना, इसको नहीं बोलेंगे गैंग प्लैंक। अब कल टेस्ट लेंगे और गलती से नेहा बोले लो क्वेश्चन तो तुम लोग का संबंध मधुर रहेगा। बोले हाँ मैडम यही कीजिए, आप उसको क्वेश्चन पहले ही दे दीजिए। आप वैष्णो देवी जाता तो कोई पैदल चढ़ता है लाठी लेके, कोई ऊँट से चढ़ता है, कोई डायरेक्ट ट्रॉली से एंट्री मार दिया, ले तब तक तुम चढ़िए रही है, वो पूजा वूजा करके सेल्फी उल्फी लेके उतर रहा है बाबू बाय ले भैया। अरे पार्ट 1 में इसका काम हो चुका था, इसको हम लोग पार्ट 2 नाम दे रहे हैं फ्योल बाबा का, है ना। एक बार फ्योल बाबा का इंट्रोडक्शन हुआ था, सारा कुछ इसके बारे में बताए थे और 14 सिद्धांत पर डिस्कस हुआ था, लेकिन कुछ पार्ट इसका बाकी रह गया था। आज हम लोग शुरू करेंगे 8 नंबर पॉइंट से, है ना। 1 to 7 पॉइंट इससे पहले डिस्कस हुआ था। एक बार फिर से पुनः हेनरी फ्योल, ठीक है। तो सबसे पहले प्रबंध का सिद्धांत हम लोगों को 2 पढ़ना है, एक हेनरी फ्योल और FW टेलर। तो हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। कब हुआ था? 29 जुलाई 1841 को ये जन्म लिए थे, है ना। और बोगी में कब चले गए थे? 19 नवंबर 1925 को ये बोगी में चले गए। और ये एक माइनिंग इंजीनियर बने। क्या बने? माइनिंग इंजीनियर बने। और वहां पर जब वो इंजीनियर बने वहीं पर वो काम किए और वहीं पर इनको कौन सा पोस्ट मिल गया? डायरेक्टर बन गए। क्या बन गए? डायरेक्टर बन गए। सोचिए फ्योल बाबा एक सिंपल आम आदमी कर्मचारी काम करते करते वहीं का डायरेक्टर बन जाता है और प्रबंध के क्षेत्र में दूसरों से और खुद से काम अपने भी करना और लोगों से भी करवाने में ये इतना पारंगत हो गए कि इन्हीं को सामान्य प्रबंध का पिता, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फादर, हाँ या नहीं बोलिए, इन्हीं को कहा जाता है। ये सामान्य प्रबंध का पिता भी किनको कहा गया? हेनरी फ्योल को। और इन्होंने एक किताब भी लिख दिया। क्या लिखा कि नहीं लिखा? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। क्लियर हो गए। और किताब लिखने के बाद इन्होंने 14 प्रिंसिपल 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जो पहला हम लोगों ने पढ़ चुका था, पहला क्या था? कार्य विभाजन का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा था अधिकार एवं उत्तरदायित्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा क्या था? आदेश की एकता। आदेश की एकता, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। 4 नंबर क्या था? अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। 5 नंबर क्या था? प्रिंसिपल ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ कमांड। उसके बाद क्या था? व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की समर्पण। यहाँ पर क्या बोले फ्योल साहब कि कोई भी संस्था, कोई भी फैक्ट्री अपना व्यक्तिगत हित ना देखे, ठीक है। व्यक्तिगत हित नहीं देखना है। प्रबंधक के लिए, मैनेजर के लिए, जो प्रबंध निदेशक, उनके लिए सभी कर्मचारी क्या है? समान है। और एक कर्मचारी के चलते सभी का नियम कानून को बदला नहीं जा सकता है। यदि आपके लिए वो नुकसानदेह है और सबके लिए वो फायदेमंद है तो आपको थोड़ा सा नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि उस काम से यदि सभी को, ज़्यादा लोगों को फायदा है तो हम वही काम करेंगे। यदि हमारे मॉर्निंग क्लास लेने से मैक्सिमम बच्चा खुश है, 99% बच्चा बोलता है कि नहीं मॉर्निंग में क्लास लिया जाए, तो हम किस, और 2% बच्चा बोलता है, 1% बच्चा बोलता है कि नहीं इवनिंग में भी क्लास लिया जाए, तो हम किसका ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? मॉर्निंग वाले का। उसी दिन बताएं कि यदि एक मछली के कारण पूरे तालाब का मछली खराब हो रहा, तो एक मछली को उठा करके फेंक दिया जाए। इसी का एक सिद्धांत था कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा, किसी पर्सनल का फायदा न देखकर, जब आप प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, तो जनरल मैक्सिमम लोगों को जिससे प्रॉफिट हो वही काम करेंगे। क्लियर है? हाँ ना बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का 8वां पॉइंट, सभी हम डिस्कस करेंगे केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण, जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें हेनरी फ्योल बाबा का कहना है कि यदि आप अपने कर्मचारी को काम पर रखते हैं तो पहले ही बता दीजिए कि कार्यशैली, जो कार्य आप कराइएगा, जो वर्क प्लेस होगा वो कहाँ होगा? इन झारखंड होगा, इन रामगढ़ होगा, इन इंडिया होगा, ठीक है, इन यूनिवर्सल होगा, कि आप पूरे देश में काम कराइएगा। कब कराइएगा, कैसे कराइएगा, ये पहले ही कर्मचारी को बोल दीजिए। वो अपना माइंड सेट कर लेगा कि भैया आज हमको जो है रामगढ़ से रांची नहीं दिल्ली जाना है, अपना टिफिन उफिन पैक करके अपना माइंड सेट करके निकलेगा कि हमको वहाँ जा करके ये काम करना है, तो वो काम अपना आराम से करेगा।
इसको नहीं कि आया उसके बाद बोल दिया यहाँ नहीं, ऐसे नहीं वैसे काम, ऐसा नहीं, तो वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी तब ना वो प्री प्लानिंग कर पाएगा। तो इनका काम था केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण, कि कर्मचारी को बता दीजिए कि उसका वर्क प्लेस कहाँ होगा, वो कहाँ काम करेगा, कैसे काम करेगा, पहले उसको माइंडसेट कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है सोपान श्रृंखला, दैट इज द VVI, स्केलर चेन। ये बहुत बड़ा बात बताना चाहें इसमें फ्योल साहब, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछता है कि सोपान श्रृंखला क्या है, स्केलर चेन क्या है। इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा बनाने का प्रयास किया आपको समझाने के लिए कि स्केलर चेन है क्या। इसमें हेनरी फ्योल का कहना है कि जो भी काम कीजिए चेन सिस्टम से काम कीजिए। कैसा सिस्टम से काम कीजिए? चेन सिस्टम से काम कीजिए। अब चेन सिस्टम से काम कैसे होगा ये हम लोगों को जानना है। तो चेन सिस्टम से काम होगा, बोलता है सोपान श्रृंखला का अभिप्राय। ये जो स्केलर चेन है इसका मतलब ये है कि आप कोई भी काम कीजिए ना तो फॉर्मल में कीजिए, औपचारिक तरीके से कीजिए। कैसे कीजिए? औपचारिक रूप से करिए, यानी फॉर्मल, यानी फॉर्मल रूप से काम आप कैसे करेंगे? तो फॉर्मल रूप से काम आप सिस्टमेटिक करेंगे। कैसे करेंगे? सिस्टमेटिक, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, यानी इसमें उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर जैसा जैसा डायरेक्शन मिलेगा वैसा वैसा हम लोग काम करेंगे, उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर। लेकिन आजकल का लोग और हम लोग क्या चाहते हैं? शॉर्टकट। क्या चाहते हैं? शॉर्टकट। तो उनका यही कहना है कि ऊपर से नीचे की ओर सिस्टमेटिक काम कीजिए आप, और यदि आपको ऊपर जाना है तो फिर नीचे से ऊपर की ओर, बीच में जैसे तैसे से काम नहीं करना है। ये सोपान श्रृंखला में बताने का मतलब ये है कि सोपान श्रृंखला स्केलर चेन का एक औपचारिक आधिकारिक रेखा है। औपचारिक और आधिकारिक कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। फॉर्मल इससे होता है ना, कहीं आप देखे होंगे, कहीं आप गए हैं या कुछ ऐसा प्रोग्राम हो तो पहले सीनियर बैठते हैं, उसके बाद वो बैठते हैं, उसके बाद वो बैठते हैं, एक प्रोटोकॉल के तहत। किसके तहत? प्रोटोकॉल के अनुसार। ठीक है। तो बोला कि औपचारिक जो उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर, उच्च अधिकारी से निम्न, यानी हम लोग बोल सकते हैं टॉप लेवल टू लो लेवल, टॉप लेवल टू लो लेवल। यदि कोई आदेश मान लीजिए चेयरमैन पारित करता है तो चेयरमैन आदेश कौन मानेगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद कौन मानेगा? टीचर। टीचर के बाद कौन मानेगा? स्टूडेंट। एक सीक्वेंस में है ना आदेश, ऑर्डर। पहले ऑर्डर कौन दिया? टॉप लेवल। फिर उसको कौन समझा? मिडिल लेवल। फिर उसको कौन समझा? लो लेवल। फिर उसको कहाँ गया? प्लेटफॉर्म। यानी एक सिस्टमेटिक काम आया। इसी को बोलते हैं उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर सीधी रेखा में गमन करती है। इस श्रृंखला का, इस चेन का पालन किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक संदेश वाहन, इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, सबको सब कुछ पता चलेगा, सिस्टम से काम होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा। ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर सीधी रेखा में चलना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि संदेश वाहन के दौरान जो सोपान श्रृंखला है, जो स्केलर चेन है, वो किसी कड़ी अथवा पद की अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, किसी पद की अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यदि मान लिया जाए कि हम ए हैं, क्या है? हम ए है। सपोज दैट आई एम अ डायरेक्टर, आई एम अ चेयरपर्सन। ठीक है। अब हम बी को बोले, यानी बलिंदर को बोले कल ऐसा ऐसा होना चाहिए, कल ये बच्चा का क्लास होगा, आपको ये करना है, कल बच्चा को मिठाई बांटना है, ऐसे बांटना है। ये फिर किसको बोलेगा? गौतम को। फिर वो किसको बोलेगा? अगला कर्मचारी को। फिर वो जाके लाएगा, फिर जाकर वो बांटेगा। बात समझ में आया? अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इसको बोले और ये बीच में गौतम को नहीं बता के डायरेक्ट गया, टप से उठा के ला के बांटने लग गया। तो वो भी यहाँ सदस्य है, उसको भी जानकारी होना चाहिए। अब वो आया, बोला क्या रे काची का तुम लोग मिठाई चल रहा है, उसको पते नहीं है, वो बेबाक टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया? कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन गैप। तो इसी तरह बड़े बड़े व्यापार में, इंडस्ट्री में, उद्योग में नियम कानून जब पारित होगा तो सबको, अधिकारी को पता होना चाहिए कि अच्छा आज से ये नियम हो गया है, कल से ये नियम बदल जाए। क्लियर है? इसलिए ऐसा किया गया है सोपान श्रृंखला कि उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी तक का सिस्टमेटिक, किसी की पद की अवहेलना ना हो, किसी को ऐसा नहीं हो कि किसी को इसको नहीं बताएं डायरेक्ट इसको बताएं, तो ये फिर क्या हो जाएगा? तो पॉलिटिक्स हो जाएगा ना, जिसको हम लोग अपने शब्दों में क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स। नहीं बोलेगा अरे तुम्हारे साथ गेम कर दिया, क्या कर दिया? गेम। सुने हैं ना आप ऐसा? हाँ या ना बोलिए। तो अब ये एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाना चाहता है यहाँ पर कि ये चित्र के माध्यम से कि टॉप लेवल, कौन लेवल? टॉप लेवल टू किधर हम लोग आएंगे? लो लेवल। तो ये ऐसा क्यों डाला है यहाँ पर? इसको गैंग प्लैंक का नाम क्यों दिया?
ये भी जानना चाहेंगे क्यों दिया इसका नाम ऐसा। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी देखें ना, हम लोग मंदिर जाते हैं या कहीं पर जाते हैं, बहुत भीड़ लगा रहता है, तुम लोग ऐसा लाइन लगा है, देखा है, इधर भी लाइन लगा है। आप देख रहा है कि यहाँ पर मंदिर है, हमको पहुँच जाना है, ठीक है, तो फट से ही लाइन हुआ तोड़ के लाइन में घुस जाता है। ऐसे क्यों होंगे आप बचपन में? कहे शॉर्टकट जल्दी। अब इधर वाला हल्ला करेगा, कहाँ कहाँ तुम कहाँ घुस गया जी इधर आके। इसका मतलब क्या है कि आप नहीं टॉप लेवल टू मिडिल लेवल जा रहे हैं, नहीं लो लेवल टू टॉप लेवल जा रहे हैं, है ना, बोलिए। तो आप बीच में क्या कर रहे हैं, स्थिति को तोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी करना कभी कभी जायज हो जाता है। अपवाद, भैया हमारे पास समय नहीं है, क्या नहीं है, समय नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लाइन तोड़ के इधर हम लोग एंट्री मारने का पूरा प्रयास करते हैं, या घूस पैर भी देकर भैया मेरा काम करा दो, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, है ना, ऐसा होता है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, समतल संपर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्लियर है? इसको और अच्छा से भी समझा देते हैं, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्या समझा रहा है कि जो ए है वो टॉप लेवल है। क्या है, ए क्या है, टॉप लेवल है। जैसे A B C D E F G H, ये क्या हो रहा है, टॉप टू लो लेवल तक आ रहा है, टॉप टू टोज बोल सकते हैं, सर से लेकर के पैर तक की स्थिति में हम हैं। और यहाँ पर कहाँ पर पहुँच जाएगा वो, ऐसा करते करते, ठीक है, ए तक पहुँचेगा, ठीक है, पर सॉरी संपर्क का सभी करते सोपान श्रृंखला के माध्यम से F को पहले E D F C B, यानी ये पहले कहाँ जाएगा, यहाँ, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ, ऐसा भी जाएगा, है ना, बोलिए। या तो वैसे आएगा या तो ऐसा, यानी इसको यदि कोई काम करना है तो ये कहाँ जाएगा, लो लेवल से किधर जाएगा, टॉप लेवल। तो ये पहले किसके पास जाएगा, ई के पास, ई किसके पास जाएगा, डी के पास, डी किसके पास जाएगा, सी के पास, सी फिर किसके पास जाएगा, ए के पास। यदि आपको कोई एप्लीकेशन देना होता है तो आप किसको देते हैं, टीचर को। टीचर किसको देता है, प्रिंसिपल को। फिर प्रिंसिपल आगे ऊपर फाइल को बढ़ाता है, हाँ या ना, बोलिए। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद बोला उस साइड से आइए, उस साइड से, ठीक है। क्या बोला यहाँ पर कि सोपान श्रृंखला सिद्धांत के अनुसार एफ कहाँ, यहाँ है, एफ को पहले ई डी सी बी के माध्यम से ए तक पहुँचना होगा, तथा फिर अब उल्टा उतरेगा इधर से, फिर वह किधर आएगा, पी के पास, फिर क्यू के पास, फिर आर के पास, फिर एस के पास और फिर टी के पास। यदि एफ को टी से काम है, एफ को टी से काम है और टी इस क्षेत्र में लाइन में है और एफ इधर है, तो इसको पहले इधर से चढ़ते हुए सीढ़ी यहाँ जाएगा, फिर उतरते हुए यहाँ मिलेगा। लेकिन कभी कभी एफ जो है गेम करना चाहता है कि डायरेक्ट यहाँ मिलना चाहता है, लेकिन ऐसा वो कर सकता है, अपवाद है। लेकिन ठीक इससे पहले वाला ई को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और टी से पहले जो इसके ऊपर एस है उसको भी जानकारी होना चाहिए कि भाई कुछ शॉर्टकट तरीके से आया है, लेकिन उसके कारण ये है, ये आप लोग भी जान जाइए। तब जाकर के ये अपना सारा मैसेज इधर सर्कुलेट कर देगा और ये सारा मैसेज इधर सर्कुलेट कर देगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कभी कभी ऐसा हो सकता है, इसको बोलते हैं अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है। समझाते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। एफ को टी से व्यावसायिक गतिविधियों से संदर्भ में संपर्क करने के बीच सभी पदों का सहारा लेते हैं हम लोग, ठीक है। और सोपान श्रृंखला के सिद्धांत का इसी को अपवाद माना जाता है। किसको, गैंग प्लैंक को। ये क्या है, अपवाद है। नियम तो यही है, ऐसे जाइए और ऐसे आइए, ठीक है। सोपान श्रृंखला का सिद्धांत अपवाद माना गया है। इस अवधारणा का उद्गम आकस्मिकता, यानी कभी कभी इमरजेंसी में ऐसा हो सकता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, है ना, बोलिए। पहले पढ़े आप चैप्टर 1 2 3 4 सब, फिर उधर से आप रिवीजन किए, एग्जाम का तैयारी करना। अब कुछ बच्चा ऐसा या कुछ हो नहीं पढ़ा, बोला मैडम डायरेक्ट हमको क्वेश्चन में एक व्यवस्था करा दीजिए ना। इसको नहीं बोलेंगे गैंग प्लैंक, डायरेक्ट एंट्री मारेगा। तुम 1 साल से पढ़ रही है और तुम अपने जाके एग्जाम देगी बढ़िया से पढ़ के, तो तुम सिस्टम से न गई और वो डायरेक्ट क्वेश्चन एक व्यवस्था करा दे रहा है। बोला मैडम देखिए कहीं से गलती से एक आध को VVIP या गेस करके दे दीजिए, बस उतना ही आ जाए, ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसको क्या बोलेंगे, अपवाद है। नहीं, अब गलती से हम 20 क्वेश्चन बताएं और 20 क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, फलना बाबू टॉप कर गए, अब आशा भगुआ गई। ये भैया हम पूरे साल भर पढ़े, सिस्टम से पढ़े, अकाउंट्स पढ़े, BST पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, और ये चुका पढ़बो नहीं किया, कहाँ से उड़ते उड़ते आया और टॉप कर गया। क्या कर गया, टॉप। ऐसा हो सकता है कभी कभी। तो ये क्या है, अपवाद।
अपवाद हो सकता है, ऐसा बच्चा भी टॉप करता है कि नहीं करता है। डायरेक्ट लिखा क्वेश्चन उस में 8 नंबर की जगह उसका 80 चढ़ गया, दैट इज़ द एक्सेप्शनल। हाँ या ना बोलिए, ऐसा हो सकता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का अपवाद है, लेकिन सिस्टम तो वही कहता है। हाँ या ना बोलिए। तो इसका कुछ पॉजिटिव, इस सोपान श्रृंखला का कुछ पॉजिटिव भी प्रभाव है और कुछ नेगेटिव भी। पहला पॉजिटिव, यदि आप सिस्टम से काम करते हैं तो एकदम सिस्टमेटिक व्यवस्थित जाता है ये। हाँ ना बोलिए, व्यवस्थित प्रवाह हो जाता है, एक से एक एक एक, एक के बाद एक। उसके बाद अधिकार का पूर्ण आदर और सम्मान, सभी को सम्मान मिलता है, ऐसे जाते हैं तो सम्मान मिलेगा ना, सिस्टम से जग गए और सिस्टम से उतर गए। अधिकारियों के बीच, सब कर्मचारी के बीच कोऑर्डिनेशन क्या होगा, अच्छा होगा। क्या होगा, अच्छा। अब मानिए हम सबको पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया, अब कल टेस्ट लेंगे और गलती से नेहा बोले लो क्वेश्चन तो तुम लोग का संबंध मधुर रहेगा। बोले हाँ मैडम यही कीजिए, आप उसको क्वेश्चन पहले ही दे दीजिए आप, तो संबंध मधुर रहेगा नहीं। मेरा संबंध आपके साथ मधुर क्यों है, हम सबके साथ समानता का व्यवहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप खुश भैया मैडम नहीं बोलते हो मैडम ना, सुन तो जो बोल देगी वही करेगी, चाहे कुछ हो जाए। समन्वय की स्थापना, ऐसा होने से कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, ऐसा होने से समस्या जो भी है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसा में गलती अफवाह नहीं हो सकता है। और जब वैसा करेंगे, एफ और टी वाला मिलान कर देंगे, तो यहाँ पर काफ़ी गलत फहमी होगा। हाँ होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब उधर आते इसका कुछ डिमेरिट भी है, इतना सिस्टम से कौन जाएगा मैडम, इससे 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 इससे, तो हर पहलू का कुछ पॉजिटिव है और कुछ क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें क्या होता है कि सूचना का व्यवस्थित प्रवाह होता है, वन बाई वन, तो बहुत टाइम लग जाता है। क्या लग जाता है, बहुत। जैसे कैसे आपको चढ़ना है जम्मू कश्मीर का पर्वत पे चढ़ना है, तो 2 तरह से, एक कोई पैदल चढ़ता है, वैष्णो देवी जाता है तो कोई पैदल चढ़ता है लाठी लेके, कोई ऊँट से चढ़ता है, कोई डायरेक्ट ट्रॉली से एंट्री मार दिया, ले तब तक तुम चढ़िए रही है, वो पूजा वूजा करके सेल्फी उल्फी लेके उतर रहा है बाबू बाय ले भैया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वही वाला कनेक्शन हो गया उसका, ऐप से टी वाला, वो मारा एंट्री ऐसी, इसी को बोलते हैं गैंग प्लान। हो गया। अब एग्जाम्पल और बढ़िया क्या दे, समझ में आ गया होगा, वाह एक नंबर, कहाँ से दिमाग में भी आ गया मेरा। ठीक है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है, समस्या उसमें ज़्यादा होता है शॉर्टकट तरीके से, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, गलतफहमी होगा। हाँ ना बोलिए। अब गलतफहमी होगा, मान लो तुमने अगर बाप ही कैसे आ गया जी, पूजा करके सेटिंग कराया, ये ऐसे कराया, अब एक तो गलतफहमी होगा ना आपके दिमाग में, तरह तरह के आपके दिमाग में क्या उठेगा, प्रश्न उठेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बता सोपान श्रृंखला में कोई दिक्कत किसी को स्केलर चेन में नहीं। यहाँ पर उनका कहना है कि आप सिस्टम से काम कीजिए, ठीक है, 1 बाई 1 और 1 बाई 1 आइए, और ऐसा करते हैं तो ये अपवाद है। लेकिन अभी तो हमको लगता है ज़्यादा फेमस यही वाला हो गया है, गैंग प्लैंक। नहीं क्लियर है, हाँ ना बोलेंगे। चलिए अब जल्दी से खत्म करते हैं। व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता का सिद्धांत, हम उस दिन भी नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में मैं बताई कि व्यवस्था एकदम टंच रखिए। क्या रखिए, टंच। यदि आपको पढ़ना है तो आपका पूरा पढ़ने का व्यवस्था, माहौल, इन्वायरमेंट एकदम गर्दा बना के रखिए, ताकि आपको पढ़ने में क्या आएगा, मजा आएगा। क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस, यहाँ टेबल होना चाहिए, चेयर होना चाहिए, स्टडी टेबल, यहाँ लाइट, यहाँ पंखा, सीक्वेंस में, ताकि आप कैसे आप अपना कॉपी किताब सीक्वेंस में रखते हैं, अकाउंट्स, बीएसटी, इधर ये इधर वो, तो आपको क्या होता है, ढूंढने में क्या होता है, सुविधा। उसी तरह से जहाँ कर्मचारी काम करते हैं उसके हर चीज़ को व्यवस्था होना चाहिए और सीक्वेंस बाई होना चाहिए। नेक्स्ट है समता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, इक्विवेलिटी। हम लोग सबको, जो भी प्रबंधक होते हैं, जो प्रबंध निदेशक हैं, वो सभी कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे। कैसा व्यवहार करेंगे, उससे क्या होगा, सभी कर्मचारी खुश होकर के काम करेंगे, सबके साथ रिलेशन अच्छा होगा, तो निश्चित है कि संस्था को, कंपनी को, बिजनेस को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और हम भेदभाव करेंगे तो कर्मचारी में मनमुटाव होगा, हड़ताल होगा, तालाबंदी होगा, कोई काम करना नहीं चाहेगा। चाहेगा क्या, कर्मचारियों में अस्थायित्व। अस्थायित्व का मतलब, जब कर्मचारी काम करने आता है तो उसकी डर बना रहता है कि पता नहीं मालिक हमको रखेगा कि निकाल देगा, कितना साल तक मेरा नौकरी है, पता नहीं पेमेंट बढ़ेगा कि घटेगा। ऐसा उसके मन में एक भय का माहौल बना रहता है, जिससे कर्मचारी अपना 100% दे करके काम नहीं करता है संस्था में। और यदि कर्मचारी को हम बता दें कि बाबू तुम एकदम इत्मीनान होकर काम करो, तेरा 60 साल तक का नौकरी है, तुम्हारा पेंशन है, तुमको क्वार्टर मिलेगा, तुमको मेडिकल का फैसिलिटी मिलेगा,
तो क्या वो कर्मचारी तन मन धन से मन लगाकर काम करेगा? अस्थायित्व की बोले भैया हमको जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? वो अपना मन से काम करेगा। और जब कोई कर्मचारी मन से काम करेगा तो संस्था को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। हाय ना बोलिए, ये इसका कहने का मतलब था। पहल करने की क्षमता का सिद्धांत। कर्मचारी हो सकता है, आप कर्मचारी हैं, आप एम्प्लॉय हैं, आप कैशियर हैं, आप वॉचमैन हैं, आप स्टोर कीपर हैं, आप मैनेजर हैं। तो ऐसा थोड़ी है भैया लिखा हुआ है कि जिसके पास पूंजी नहीं है, जो झाड़ू मारने वाला वॉचमैन है, उसके पास बिजनेस करने का दिमाग नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता है। हो सकता है वो आपको बहुत अच्छा आइडिया दे कि सर अपने व्यवसाय में ऐसा करेंगे ना तो बड़ा अच्छा होता। यानी आइडियोलॉजी, क्या कह सकते हैं हम लोग? आइडिया। यदि आपको अपना विचार रखता है, आइडिया देता है आपके बिजनेस में, और उस आइडिया से आप ग्रो करते हैं, तो आप अपने कर्मचारी को पहल करने की क्षमता का भी सुख दीजिए, फैसिलिटी दीजिए कि वो भी कुछ अपना विचार रख सकता है। भले आप माने या ना माने, लेकिन अपना विचार तो रख सकता है ना। यदि वो वॉचमैन है तो बहुत अच्छा बिजनेस प्लान उसके पास नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और हम बहुत पढ़े लिखे हैं तो मेरे पास बहुत ज़्यादा बिजनेस प्लान है, ऐसा भी नहीं है। सबके पास अपना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। हाय ना बोलिए। तो बोला पहल करने की क्षमता हर एक कर्मचारी को दीजिए, अपनी बातों को रखने का। हो सकता है उसका बात से हम बदल जाए, मेरा बिजनेस का पूरा तरीका क्या हो बदल जाए और हम बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए। हो सकता है ना। लास्ट है सहयोग की भावना, स्पिरिट डी क्रॉप्स। सहयोग की भावना, चाहे आप टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लो लेवल हो, किसी भी प्रकार का कर्मचारी हो, सभी के साथ सहयोग की भावना होनी चाहिए। चाहे वो व्यावसायिक सहयोग हो, प्रोफेशनली सहयोग हो, पर्सनली कॉपरेशन का भावना हो। उससे क्या होगा कि जब सहयोग का भावना होगा तो कर्मचारी मन लगाकर काम करेंगे। आप उसको कॉपरेट कीजिए, वो आपको कॉपरेट करेगा, तो इससे बिजनेस क्या होगा? दिन दुगना और रात चौगना होगा, और आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस करेंगे। यही था हेनरी फ्योल का टोटल 14 सिद्धांत। यहाँ तक क्लियर हो गए? किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग इसको लिखेंगे, अच्छा से कॉपी में एक्सप्लेन करेंगे, और ये सारा पॉइंट्स को हम लोग पूरे एकदम मेमोरी में एडजस्ट कर लेना है। क्लियर है? हाँ या ना? ओके।